Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. दबंग शिखा इज बैक। प्रीति का विला। प्रीति ने अपनी कार अपने बंगले के बाहर रोकी और कार से उतरकर अंदर जाने लगी। वो गुस्से से तमतमाते हुए अंदर जा रही थी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले उस ब्रेसलेट को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। प्रेम हॉल में ही बैठा था। उसने प्रीति को गुस्से में लाल देखा तो उसके पास जाकर पूछा, दुर्गा, क्या हुआ, इतने में क्यों हो? प्रीति गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, वो लड़की भाई, वो शिखा मुझसे भी चालाकी कर रही थी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट में देकर साबित क्या करना चाहती थी वो, कि वो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। प्रेम ने ब्रेसलेट के बारे में सुनकर कहा, ब्रेसलेट? किस ब्रेसलेट की बात कर रही हो तुम? और शिखा तुम्हें कहाँ मिल गई? प्रीति ने कहा, कहीं मिली नहीं थी वो मुझे भाई, मैं भतरा हाउस गई थी, मुझे उसकी तड़प, उसका दर्द देखना था। पर वो। प्रेम ने बीच में ही कहा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो दुर्गा, जानते हुए भी कि शिखा कितनी शातिर है, तब भी तुम। और इस ब्रेसलेट को लेकर तुम यहाँ तक आ गई, कहीं उसने तुम्हारे ब्रेसलेट में ट्रैकर न लगा दिया हो? प्रेम की बात सुन दुर्गा के होश उड़ गए थे। उसने इस बारे में सोचा क्यों नहीं था? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है वो? प्रीति और प्रेम ये सोच ही रहे थे कि बाहर से बम ब्लास्ट होने की आवाज़ आई। प्रीति और प्रेम जल्दी से बाहर भाग कर आए तो देखा प्रीति जिस कार से आई थी वो कार आग के लपटों में घिरी हुई जल रही थी। प्रीति के आंखों में जहां डर ने जगह बना ली थी वहीं प्रदीप गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचे खड़ा था। तभी उनके कानों में लैंडलाइन की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर दोनों अंदर आए और कॉल रिसीव कर उसे स्पीकर पर रख दिया। दूसरी साइड से किसी ने कुछ नहीं कहा पर प्रेम समझ गया था कि कॉल पर कौन है। उसकी पकड़ अपने फ़ोन पर कसती जा रही थी कि दूसरी तरफ से विसल की आवाज़ आई। ये शिखा ही थी। वो चिट्ठी बजाते हुए बोली, फिकर नोट मामा ससुर जी। बड़ी सासू माँ से बोलिए उनकी ब्रेसलेट में कुछ नहीं था, जिसमें था वो तो जलकर राख हो रही होगी। प्रीति गुस्से से कुछ बोलने को हुई कि प्रेम ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। प्रेम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम्हें हमारे बारे में पता चल ही गया। वाकई तुम सूर्या की बेटी हो, बहुत तेज, पर तुम में तुम्हारी खूबसूरत माँ शिवानी की एक भी खूबी नहीं आई है। शिखा ने कहा, क्या बात कर रहे हो मामा ससुर जी, क्या मैं अपनी मम्मा की तरह खूबसूरत नहीं हूँ? लोग तो मुझे बहुत खूबसूरत कहा करते हैं, पर आप तो। शायद नज़र कमज़ोर हो चुकी थी उस वक्त। आपकी कोई बात नहीं, इस बार देख लीजिएगा मुझे। वैसे मेरी खूबसूरती का दीवाना आपका वो बेवकूफ़ भाई प्रकाश भी था। प्रकाश का जिक्र सुनकर प्रेम की पकड़ अपने फ़ोन में कस गई। प्रीति भी गुस्से से लाल पीली होने लगी थी। शिखा ने आगे कहा, वैसे मानना पड़ेगा, क्या काया हो यार आप दोनों भाई बहन। मतलब पिछले बार भी छिपकर वार किया था और इस बार भी छिपकर चाल चल रहे हो। मुझसे इतना खौफ खाते हो क्या आप दोनों? प्रेम ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, वक्त के साथ सब बदल गया पर तुम और तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदला, और न कभी बदलेगा। शिखा का एटीट्यूड उसके रग रग में बसा हुआ है, और वैसे भी मैं आप दोनों की तरह गिरगिट थोड़ी हूँ जो बदल जाऊं प्यो। शिखा ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। प्रीति से और अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। वो तेजी से गई और प्रेम के हाथ से फ़ोन छीन कर बोली, तुम खुद को बहुत तेज समझ रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? फिर वो किसी साइको की तरह मुस्कुराते हुए बोली, तुम कभी जीत नहीं सकती शिखा, शिव को मेरा होना पड़ेगा। तुम अपना सोचो, शिवम को कैसे यकीन दिलाओगी? वो अब भी रिद्धिमा से ज़्यादा प्यार मुझे करता है। देखा ना तुमने मुझे देखकर कैसे वो इमोशनल हो गया था। इस बार तुम अपना सब कुछ खो दोगी। मैंने पिछली बार ही शिव को पा लिया होता, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तुम बीच में आ गई, तुमने शिवम से शादी कर ली। शिखा बीच में बोली, तुम पागल हो गई हो? किसी आत्मा को कैसे अपना बनाती? ससुर जी को तुम्हारे प्यारे भाई ने मार दिया था। दुर्गा उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, इस दुनिया में कुछ भी संभव है शिखा। शिव को भाई ने मारा ही इसलिए था ताकि वो मुझे शिव को दे सके, पर हमें उसकी आत्मा नहीं मिलती थी, वरना अब तक तो वो मेरा बन गया होता। शिखा ने कहा, एक बात बताओ, तुमने सासू माँ और शिवम को क्यों नहीं मारा? तुमने ही प्रदीप को उन्हें मारने के लिए मना किया था ना, पर क्यों उनकी जान क्यों नहीं ली? कहीं तुम्हें सच में शिवम की फिक्र तो नहीं होने लगी थी? प्रीति
हंसते हुए बोली, फिक्र? हाँ, फिक्र तो मुझे मनन और मीरा की भी नहीं थी। वो दोनों सिर्फ मनदीप के बच्चे हैं मेरे नी। उन्हें जन्म देना पड़ा, मनदीप के करीब जाना पड़ा ताकि वो मुझ पर भरोसा कर पाए, और उसने किया। किसी को भी शक नहीं हुआ मुझ पर। मैंने हर मुमकिन कोशिश की शिव के करीब जाने की। अरे उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, ताकि मैं उसके करीब रह पाऊं। मैंने मनदीप से शादी भी कर ली, पर तब भी शिव ने कभी मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके लिए तो बस रिद्धिमा रिद्धिमा और रिद्धिमा थी। उसके बाद शिवम आ गया और सब खत्म हो गया, जबकि शिवम तो शिव का बेटा भी नहीं है। मैंने अपने हाथों से रिद्धिमा के बच्चे को मारा था, पर पता नहीं शिव कहाँ से किसका बच्चा उठाकर ले आया था। उसके इतना कहते ही शिखा ने सख्त आवाज में कहा, जब मिलेंगे तब बात होगी। अब कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया और पीछे पलटकर मनदीप के पास खड़े शिवम को देखने लगी। शिवम को ये जानकर झटका सा लगा था, पर प्रीति आखिरी लाइन सुनकर तो डे से उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। शिवम बेसुध सा अपने कदम पीछे लेने लगा और पलटकर वहां से चला गया। मनदीप की भी आंखें भर आई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दुर्गा इतनी नीचे गिरी हुई औरत होगी, जिसे किसी पराये मर्द के लिए अपने सगे बच्चों की भी फिक्र नहीं होगी। उनकी हिम्मत भी नजरें उठाने को नहीं हो रही थी। उन्होंने भी अपने कदम पीछे लिए और पलटकर वहां से अपने कमरे में चले गए। बाकी सब भी शॉक्ड थे। आयान, अंश, अवध, रेहान, रोहन और सीड के साथ रीटा, छाया और मानवी भी थी। वो सब हैरान थे। शिखा ने मानवी और छाया को बुलाया था ताकि वो सच को अपने कानों से सुन सके और वक्त आने पर प्रीति की साजिश में न फंसें। उसने मनदीप और आलोक और शिवम को भी बुलाया था। वो चाहती थी कि मनदीप और शिवम भी सच जान सके और किसी तरह की कोई भी गलतफहमी उनके बीच न पनपे। देखा जाए तो शिखा ने पल भर में आधा खेल जीत लिया था। उसने दुर्गा के मुंह से खुद सच निकलवा दिया था, जिससे किसी के मन में कोई डाउट ही न रहे और सब क्लियर हो जाए। आखिर हमारी शिखा दबंग है, कुछ करके भी वो बहुत कुछ कर जाती हैं। कूल। राजेश जी और मोहिनी भी खड़े थे। मोहिनी ने एक नज़र शिव को देखा, फिर शिखा से बोली, शिखा तुम्हें शिवम के पास जाना चाहिए। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। आप सास बनने वाली हो। भत्रा हाउस। रेहान अपना सलाइवा गटकते हुए अपने सामने खड़े मनन को देख रहा था, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। मनन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इस वक्त मेरी बेटी के रूम में क्या कर रहे थे? रेहान पहले तो सकपका गया था, पर वो भी बहुत तेज था। उसने फटाक से अपने दिमाग के घोड़े दौड़े और बोला, मैं खुद से मानवी के रूम में नहीं गया था, मुझे तो पापा ने भेजा था। मनन हाथ बांधते हुए बोला, रोहन ने भेजा था, पर क्यों, किस काम के लिए भेजा था? रेहान अंडाई लेते हुए बोला, वो तो आप पापा से ही पूछ लो, मैं तो चला सोने, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। इतना कहकर रेहान जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाने के बाद मनन ने एक बार मानवी के रूम को देखा, फिर रोहन से बात करने उसके रूम के तरफ चला गया। शिवा मनदीप के कमरे में था। मनदीप खिड़की के पास अपनी छड़ी के सहारे खड़े आसमान में आए चांद को देख रहे थे। शिवा उनके पीछे खड़ा था। वो धीरे से बोला, भाई भाई सुन। मनदीप ने आंखें बंद कर ली और इसी के साथ उनके आंखों से आंसू का एक कतरा उनके गाल पर लुढ़क गया। शिवा ने उन्हें पीछे से हग किया और कहा, भाई आई एम सॉरी, मेरी वजह से भाभी। तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है शिव, यहाँ बेवकूफ़ तो मैं था जो दुर्गा के इरादे कभी समझ ही नहीं पाया। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता और प्लीज़ तुम भी मुझे दोषी मत समझना। मैं सच में कभी जान ही नहीं पाया कि दुर्गा ने मुझसे शादी क्यों की थी। उसने मेरे रहते हुए इतना सब कुछ कर दिया और मैं बेवकूफ़ों की तरह सब देखता रह गया। शिवा ने उनके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, भाई भूल जाए ये सब, उन्होंने जो भी किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मनदीप ने हमें सिर हिलाया और शिवा की तरफ पलटकर उसे देखने लगे। कितने सालों बाद वो अपने भाई को इतने पास से देख रहे थे। वो बहुत खुश थे कि किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया था। शिवा ने उन्हें पकड़कर बेड पर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास नीचे बैठकर उनसे बात करने लगा। मनदीप को शिवा से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। सालों का गिल्ट कि वो कभी अपने भाई को बचा नहीं पाए, उनका साथ नहीं दे पाए, उनका इंतजार आज खत्म हो रहा था।
वो दुर्गा के बारे में भूलकर पहले की तरह शिवा की बातें सुनने लगे थे। आयान और अंश आलोक जी के कमरे में थे। आयान और शिखा ने कहा नहीं था, पर दोनों ने प्रीति के आने पर आलोक जी को नोटिस किया था। आलोक की का गुस्से से भरा चेहरा देखकर दोनों समझ गए थे कि उन्हें कुछ तो ऐसा पता है जिसके बारे में अब भी दोनों अनजान हैं, और शायद आलोक जी के इस हालत के जिम्मेदार दुर्गा ही है। आयान आलोक जी को बेड पर सुला रहा था। वही अंश सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो सोचते हुए बोला, डैड, जब मम्मा को नानी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या पता चलेगा मुझे? आवाज सुनकर तीनों ने दरवाजे के तरफ देखा, जहां मीरा अपने हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ी थी। वो अंदर आते हुए बोली, अंश तुम क्या बोल रहे थे, क्या पता चलेगा मुझे? अंश जल्दी से बात बदलते हुए बोला, मम्मा मैं ये बोल रहा था कि आप सास बनने वाली हो। क्या? मीरा ने चौंकते हुए कहा। वही अयान और आलोक जी भी अंश को देखने लगे थे। अंश मीरा के कंधे पर सर रखकर शर्माते हुए बोला, मम्मा मैंने आपके लिए बहुत प्यारी सी और बहुत खूबसूरत बहू ढूंढी है। मीरा ने एक नज़र अयान को देखा, फिर आलोक जी को दूध का गिलास देते हुए बोली, पापा आपका दूध। आलोक जी ने सिर हिलाया तो अयान ने गिलास पकड़ लिया और आलोक जी के बगल में बैठकर उन्हें दूध पिलाने लगा। मीरा ने पलटकर अंश का हाथ पकड़ा, फिर उसको सोफे पर बैठा कर खुद भी उसके बगल में बैठकर एक्साइटेड होकर बोली, अब अच्छे से बताओ, तुमने मेरे लिए बहू ढूंढी है? कौन है? कहाँ है? फोटो है मेरी बहू का तुम्हारे पास? अंश फिर से शर्माते हुए बोला, मम्मा फोटो देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानती है उसे। मीरा उसकी बात सुन याद करते हुए बोली, कौन? तुम्हारी तो कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं है। पीछे से अयान ने कहा, तुम्हारा सुपुत्र सीड की बेटी ट्विंकल की बात कर रहा है, क्यूटी पाई। मीरा ने हैरानी से अयान को देखा तो अयान ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा फिर अंश को देखने लगी, जो अब तक शर्माए जा रहा था। उसे शर्माता देख अयान ने ताना कसते हुए कहा, बस हो गया बेटा, अब क्या जिंदगी भर तू शर्माते ही रहेगा, और अगर शर्माते ही रहेगा तो हमें दादा दादी और अपने दादू को पर दादू कैसे बनाएगा? अंश झट से बोला, डैड आप कहो तो मैं अगले साल तक आपके गोद में आपका पोता या पोती दे सकता हूँ। अंश की बात सुन तीनों हैरान रह गए थे। अंश वाकई अयान से भी आगे था। आयान ने उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत ऐसा वैसा कुछ करने की, पहले तो कमाने लग, उसके बाद ही शादी और बच्चा करना, क्योंकि मैं तो तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाने वाला। अंश ने मुंह बनाकर उसे देखा, फिर आलोक जी से बोला, दादू आप तो अपने पर पोते को देखना चाहते हो ना? डैड को कहो ना कि वो जल्द से जल्द मेरी और ट्विंकल की शादी करवा दे। जरा फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? सीड ने अंदर आते हुए कहा तो अंश ने बेचारगी से अपनी आंखें बंद कर ली। सीड अंदर आया और उसे घूरते हुए बोला, मेरी ट्विंकल की शादी तुमसे होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्या कमी है मेरे बेटे में? अयान ने उसे घूरते हुए कहा तो सीड ने तेवर दिखाते हुए कहा, एक कमी हो तो बताऊं तुम्हारे बेटे में, पर यहाँ तो कमी ही कमी है। आयान ने उसे घूरकर देखा और देखते ही देखते दोनों की बीच झगड़ा शुरू हो गया। टिया जो सीड के साथ आलोक जी से मिलने आई थी, वो सीड को शांत करवाते हुए बोली, सीड क्या कर रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? मीरा ने भी अयान को चुप रहने को कहा, पर ये दोनों तो अपने पूरे फॉर्म में आ गए थे। प्रीति का बंगलो। प्रीति ने गुस्से से फोन पटका और चिल्लाते हुए बोली, इस शिखा को मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है, कहकर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद प्रेम ने खुद से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी दुर्गा, शिखा ने तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारी सच्चाई उगलवा दी है। चुप बैठने वालों में से शिखा भी नहीं है, और इस बार तो शिव भी है। उन्हें हराना मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, पर हार उनकी ही होगी। कहते हुए वो कुछ सोचने लगा। भद्रा हाउस। शिखा कमरे में आई तो उसे शिवम कहीं नहीं दिखा। उसने वॉशरूम के डोर को ओपन देखा, जिससे पानी गिरने की आवाज भी आ रही थी। वो समझ गई कि शिवम वॉशरूम में है। उसने एक गहरी सांस ली, फिर वॉशरूम में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि शिवम शॉवर के नीचे खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को दीवार से टिका कर रखा था। शॉवर से गिरता पानी उसे पूरी तरह भींगा रहा था। शिखा उसके पास गई और उसे पीछे से हग करके उसके पीठ पर अपने सिर को रख दिया।
शिवम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। शिखा उसकी आवाज में उसका दर्द महसूस कर सकती थी। वो उसके आगे आए और उसके दोनों हाथों के बीच दीवार से लगकर खड़ी हो गई। पानी पड़ने से अब तक शिखा भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। शिवम ने पलकें उठाकर उसे देखा तो शिखा की नजरें उसकी गहरी काली आंखों से जा मिली जो पूरी लाल हो चुकी थी। शिखा ने बिना टाइम वेस्ट किए उसे कसकर गले से लगा लिया और उसके पीठ को रब करने लगी। शिवम हाथ लटकाए खड़ा था। कुछ पल बीतने के बाद वो बोला, तुम जानती थी न, वो मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। उन्हें मनन और मीरा से भी प्यार नहीं था, बड़े पापा मुझसे किसी से भी नहीं था। शिखा ने उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, मुझे पहले सिर्फ शक था शिवम, और प्रदीप की मौत के बाद ये शक भी खत्म होने लगा था, पर वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा गिरी हुई थी। उन्हें सिर्फ ससुर जी से मतलब था, उन्होंने सबको धोखा दिया। इन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। बड़े ससुर जी को भी तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जो हुआ वो हुआ, अब आगे का सोचो, पर उससे पहले अपना सारा दर्द निकाल दो। कहते हुए उसने अपनी पकड़ शिवम पर कस दी। शिवम वैसे ही खड़ा रहते हुए बोला, और जो उन्होंने कहा वो क्या सच है? मैं पापा का बेटा नहीं हूँ। शिखा ने उसके सीने से सिर हटाया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ससुर जी के ही बैठे हो, पर रिद्धिमा माँ तुम्हारी यशोदा माँ थी जिन्होंने तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया था। ये सच जानते हुए भी कि तुम उनके बेटे नहीं हो, उन्होंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। शिखा की बात सुनकर शिवम के आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिस रिद्धिमा ने उसे सोतेला होने के बावजूद भी इतना प्यार दिया था, शिवम ने एक वक्त पर उन पर ही शक किया था, उन पर भरोसा नहीं किया था और उनसे दूर रहने लगा था। शिवम ने कसकर शिखा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। शिखा ने भी उसे चुप नहीं करवाया। वो भी चाहती थी कि शिवम अपना सारा दर्द निकाल दे, ताकि आगे की जिंदगी वो अच्छे से सुकून के साथ जी पाए। दूसरी तरफ मानवी और रेहान मानवी के कमरे में थे। मानवी ने सोचते हुए कहा, यकीन नहीं होता दादी ऐसी थी, उन्हें बड़े डैड और बुआ किसी से प्यार नहीं था। अरे वो लोग तो उनके बच्चे हैं, फिर भी बड़े डैड को तो बड़ी मॉम संभाल लेगी, पर दादू का क्या? उनके पास उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। रेहान उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, उन्हें संभालने वाला भी है, वो उन्हें देख लेगा। तुम ये सोचो कि तुम ससुर जी को कैसे समझाओगी। मानवी कंफ्यूज होकर बोली, ससुर जी कौन? फिर उसे खुद ही अपनी बात समझ में आई और वो आंखें छोटी कर रेहान को घूरते हुए बोली, मेरे डैड को ससुर जी मत बोलना। रेहान झट से बोला, अरे ससुर जी को ससुर जी ना बोलूं तो और क्या बोलूं? तुम क्या चाहती हो मैं उन्हें उनके नाम से बुलाया करूं, जैसे दोस्तों से कहते हैं वैसे कहूं? हाँ कैसा है मनन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपना बता मनन। मानवी ने कसकर एक घुसा उसके पेट में मारा और धमकी देते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे डैड को ससुर जी कहा, डैड कहो, पापा कहो, पिताश्री कहो, पर ससुर जी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी उनसे। रेहान अपना पेट सहलाते हुए घिरे से बोला, दिखती पतली दुबली है, मारती कितनी जोर की है। कुछ कह रहे हो तुम? मानवी ने उसके ऊपर झुकते कहा तो रेहान ने जल्दी से नमे सिर हिलाया, फिर शरारत से बोला, अब तुम मेरे इतने भी करीब मत आओ, वरना बाद में यहाँ से जा नहीं पाओगी। मानवी ने उसे आंखें दिखाई, फिर सीधी खड़ी होते हुए बोली, अच्छा अब तुम जाओ, रात हो चुकी है, अगर किसी ने देख लिया तो गलत समझेगा। रेहान शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, तो समझने दो न, और जब वो गलत समझेंगे ही तो क्यों ना हम थोड़ा गलत कर ही ले। हाँ क्या बोलती हो, थोड़ा रोमांस कर ले। मानवी ने नमे सिर हिलाया, फिर उसे धक्का देते हुए बोली, कोई रोमांस वेमांस नहीं करना मुझे, चलो निकलो यहाँ से। कहते हुए उसने रेहान को रूम से बाहर निकाला और डोर उसके मुंह पर बंद कर दिया। बेचारा रेहान उससे 5 मिनट मांगते रह गया था, पर मानवी ने उसे 1 सेकंड भी नहीं दिया था। रेहान ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर उदास होकर जाने को पलटा कि उसकी सांसें उसके हलक में अटक गई जब उसकी नज़र सामने खड़े मनन पर गई। झकड़ा 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 भत्रा हाउस। सारे लोग सोफे पर बैठे शिखा और शिवम का वेट कर रहे थे, पर आयान और सीड एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे।
उन्हें देखकर अंश ने मन में कहा, मुझे आज तक पता कैसे नहीं चला डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए ससुर जी लड़ रहे हैं, वाओ आई लव यू सो मच। मनन जो रोहन के रूम में जा रहा था आवाज सुनकर वो भी हॉल में आ गया था। मनदीप और शिवा भी हॉल में थे। मनन उनके झगड़े का कारण सुनकर रोहन के कान में बोला, रोहन तूने रेहान को मानवी के कमरे में क्यों भेजा था? रोहन ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, मैं क्यों रेहान को मानवी के कमरे में भेजूंगा, मैंने किसी को कहीं नहीं भेजा है। मनन ने उसकी बात सुन सिर घुमाकर रेहान को घूरा जो शिवा के बगल में खड़ा था। रेहान को अपने ऊपर किसी के नज़र की तपिश महसूस हुई तो उसने सिर भी घुमाकर मनन को देखा। मनन की खतरनाक नजरें खुद पर पाकर उसने झट से अपनी नजरें फेर ली। वो समझ गया था कि रोहन ने मनन को सच बता दिया है। रेहान को नजरें फेरते देखकर मनन ने कहा, नजरें क्यों फेर रहे हो, मुझे देखो, शर्म नहीं आती अपने से बड़े से झूठ बोलते हुए? मनन की आवाज सुनकर सारे लोग उसे देखने लगे। छाया मनन के पास जाते हुए बोली, क्या हुआ आपको, आप इस तरह किससे बात कर रहे हैं? मनन ने रोहन को उंगली दिखाते हुए कहा, ये इसके बेटे से। और किससे? रोहन ने मनन की उंगली पकड़ी और उसे रीटा के तरफ करते हुए बोला, जो भी कहना है इसे कहो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मनन ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, क्यों रेहान, क्या सिर्फ अकेले रीटा का बेटा है, तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? और वैसे भी बेटे को संस्कार देने का काम बाप का होता है, माँ का नहीं, इसलिए मैं तो तुम्हें ही बोलूंगा, तुमने अपने बेटे को झूठ बोलना सिखाया है। रोहन को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो बोला, हाँ मैंने रेहान को बैठा कर सिखाया है कि देख बेटा, ऐसे टाइम पर ये झूठ बोल देना, ऐसे टाइम पर ये झूठ बोलना और ऐसे टाइम पर ये झूठ बोलना, ठीक न? सब दोनों को आंखें फाड़े देख रहे थे। रोहन और मनन दोनों शांत रहने वाले इंसान थे तो फिर आज दोनों लड़ कैसे रहे थे? आयान और सीद भी शांत ही रहा करते थे पर चारों के अंदर जैसे आज कोई आत्मा घुस गई थी कि चारों लड़ने लगे थे और वो भी बेवजह। रीटा रोहन को शांत करवाते हुए बोली, रोहन शांत हो जाओ, मनन पर चिल्ला क्यों रहे हो, आराम से बात करते हैं ना, क्या हुआ है? रोहन ने वैसे ही ऊंची आवाज में कहा, अरे मैं भी तो तब से यही कह रहा हूँ कि मुझे क्या पता क्या हुआ है, जो भी हुआ है जाकर तुमसे कहे। रेहान ज्यादा करीब तो तुम्हारे है न, पर नहीं, इसे आदत हो गई है हर बात पर मुझ पर चिल्लाने की, ये गधा गलती करता है और सुनना मुझे पड़ता है, उसने रेहान को देखते हुए कहा। रेहान तो अपना मुंह छुपाए खड़ा था। वो पूरी तरह से शिवा के पीछे खड़ा था। शिवा ने उसे छिपते देखा तो कहा, क्या कर दिया है तूने, ये दोनों संत महात्मा लड़ क्यों रहे हैं आज? रेहान ने घेरे से कहा, अरे कुछ नहीं यार, बस मेरे होने वाले ससुर जी ने मुझे मानवी के कमरे से निकलते हुए देख लिया था। उन्होंने पूछा कि मैं मानवी के रूम में क्या करने गया था। अब उन्हें सच तो बता नहीं सकता था कि गया था आपकी बेटी के साथ रोमांस करने, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने कह दिया कि डैड ने मुझे भेजा था, जाकर उनसे ही पूछ ले, मुझे क्या पता था। आज का दिन ही इतना मनहूस है कि सब गलत पर गलत ही हो रहा है। शिवा ने सिर हिलाया और मनन और रोहन से बोला, आप दोनों लड़ाई मत कीजिए, शांति से बैठकर बातें करते हैं। अब कोई बात नहीं होगी, रोहन और मनन ने साथ में कहा। उन्हें देखकर सब घबरा गए थे। पता नहीं उनका झका क्या मोड़ लेने वाला था। मनन ने कहा, मैं मानवी को गुजरात भेज रहा हूँ उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। रोहन ने कहा, हाँ तो मैं भी रेहान को वापस लंदन भेज रहा हूँ। उनकी बात सुनकर रेहान और मानवी हैरानी से आंखें फाड़े उन्हें देखने लगे। अरे अभी तो दोनों की लव स्टोरी ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुई थी और उनके पिताश्री उन्हें दूर करने पर तुल गए थे। सीड ने कहा, मनन, मानवी के साथ ट्विंकल भी गुजरात जाएगी। डैड, ट्विंकल ने नाराज होते हुए कहा तो सीड ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना ट्विंकल, अभी तुम छोटी हो, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। आयान ने एक नज़र ट्विंकल को देखा जो उदास हो गई थी। वो बोला, ट्विंकल को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, मैं ही अंश को रेहान के साथ लंदन भेजता हूँ, ट्विंकल को तुम अपने साथ ही रहने दो। डैड, बात तो सेम ही हुई ना, आप दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हो और वो है हमें दूर करने का। अरे प्यार करने वालों को मिलवाया जाता है, उन्हें दूर करने वाले को पाप लगता है।
कैसे बाप हो, दोनों अपने बच्चों की खुशियां छीन रहे हो, अंश ने कहा। रेहान और शिवा उसकी बात सुन उसे घूर कर देखने लगे थे। रेहान के लिए ट्विंकल उसकी सगी बहन के जैसी थी। वो भी और भाइयों की तरह ट्विंकल के लिए बहुत पजेसिव था। दोनों अंश के अगल बगल में खड़े हो गए और साथ में बोले, तुम्हारी जाने जहान कौन है? अंश अपना सलाइवा गटकते हुए जबरदस्ती का मुस्कराने की कोशिश करते हुए बोला, क्या आप दोनों भी अब भी नहीं समझे? आप दोनों की बहन है और कौन? वैसे सच कहता हूँ मैं, लेड लाइट लेकर भी ढूंढोगे तो मुझ जैसा जीजा नहीं मिलेगा आप दोनों को। हमें चाहिए भी नहीं तुझ जैसा जीजा, दोनों ने दांत पिसते हुए कहा। मानवी, शिवी और ट्विंकल साथ में खड़ी थी। शिवी ने सबको देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, ये सब हो क्या रहा है? मानवी और ट्विंकल ने साथ में कहा, झगड़ा हो रहा है और क्या, पर इनके झगड़े में हम भी पीस रहे हैं। ट्विंकल की नज़र अंश पर थी जो रेहान और शिवा के बीच में दुबक कर खड़ा था। ट्विंकल उसे देखते हुए बोली, मेरी प्यारी भाभियों प्लीज मेरे अंश को बचा लो, वरना मेरे दोनों भाई पता नहीं कब कूटने लग जाए उसे। मानवी और शिवी ने सिर हिलाया और जल्दी से रेहान और शिवा के पास चली गई। भत्रा हाउस। शिवी और मानवी ने शिवा और रेहान का हाथ पकड़ा और उसे अंश से दूर कर दिया और खुद अंश के अगल बगल खड़ी हो गई। अंश ने दोनों के आने पर राहत की सांस ली और प्यार से कहा, हाय मेरी बहनों, मुझे तुम दोनों की ही जरूरत थी, थैंक्स अपने अपने होने वाले राक्षस पतियों से बचाने के लिए। शिवा और रेहान ने आंखें छोटी कर दोनों लड़कियों को घूरा और फिर वो दोनों भी जाकर ट्विंकल के अगल बगल खड़े हो गए। मानवी ने कहा, थैंक्स रहने दे भाई, ये सोच कि अब आगे क्या करें हम। शिवी का तो सब कुछ सेट है पर मेरी और तेरी नैया डूबने को है। हमारे पिताश्री हमसे हमारे प्यार को दूर कर रहे हैं। अंश ने भी हाँ में सिर हिलाया तो शिवी ने कहा, तुम दोनों थोड़ा वेट कर लो, मॉम और डैड आ जाए फिर उनसे अपने दिल की बात कहना, वो दोनों सब सेट कर देंगे। मानवी और अंश दोनों ने साथ में कहा, पर दोनों आएंगे कब? दोनों ने चारों आदमियों को देखते हुए कहा, जिनके बीच एक बार फिर से तू मैं शुरू हो गई थी। तभी शिखा और शिवम भी वहां आ गए। शिवम टी शर्ट और लोअर में था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वही शिखा ने पर्पल कलर की नाइटी पहनी हुई थी जिसके नट को वो बांधते हुए आ रही थी। शिखा के बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त थे पर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेचारे दोनों रोमांस कर रहे थे पर इन सब बेवकूफ़ों के वजह से उन्हें अपना रोमांस बीच में छोड़कर आना पड़ा था। शिवम आकर सोफे पर बैठ गया, वही शिखा सीढ़ियों के पास हाथ बांधकर खड़ी हो गई और सबको देखने लगी। शिखा के आते ही वहां पिन ऑफ साइलेंस छा गया था। चारों चुप हो गए थे। शिखा ने चारों आदमियों को घूरते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो? तुम चारों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी, अब बताओ क्या हुआ है? उसके पूछने पर चारों आदमियों ने उसे सारी बातें बता दी। शिखा ने सबकी बात सुन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो इसमें लड़ने वाली क्या बात है जो तुम सब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो? मनन ने आगे बढ़कर कहा, भाभी कल ही तो रोहन जेल से रिहा हुआ है, मैं मानवी की शादी उस जैसे लड़के से कैसे करवा सकता हूँ? उसकी बात सुन रोहन ने घूरकर रेहान को देखा। बेचारे के पास कुछ कहने को था ही नहीं। एक पिता होने के नाते मनन अपनी जगह बिल्कुल सही था। रेहान ने आंखों ही आंखों से रोहन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो भी कुछ बोले और मनन को मनाए। रोहन ने न चाहते हुए भी सिर हिलाया और मनन को समझाते हुए कहा, मनन तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो पर एक बार मानवी से भी तो पूछो कि वो क्या चाहती है। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मनन उसकी बात पर मानवी को देखने लगा। मानवी ने उदासी से सिर झुका लिया, जिसे देख मनन समझ गया कि मानवी भी रेहान को पसंद करती है, वरना वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। शिखा ने मनन से कहा, देवर जी मैं मानती हूँ रेहान जेल जा चुका है, उसकी इमेज भी एक प्ले बॉय की है, पर वो दिल से कैसा है ये तुम भी जानते हो। और बात रही उसके जेल जाने की तो तुम उसकी वजह अपने भाई से पूछो। रेहान और शिवा को जेल पहुँचाने वाला शिवम ही था, इसी का प्लेन था वो सब। शिखा की बात सुन सब शॉक्ड रह गए थे। सबकी नजरें शिवम पर टिक गई थी पर रेहान और शिवा तो आंखें छोटी कर उसे घूर रहे थे। दोनों को तो पता ही नहीं था कि उन्हें जेल भेजने वाली नहीं वाला था और वो भी शिवम था।
शिवम अपनी नजरें चुराते हुए बोला, हाँ तो क्या, इन दोनों ने गलती की थी, मेरी दोनों बेटियों का दिल दुखाया था, इसलिए सजा के तौर पर मैंने दोनों को जेल पहुंचा दिया। वाह, कितनी आसानी से ये बोल रहे हैं, सजा के तौर पर इन्हें जेल पहुंचा दिया। अरे हमसे भी तो कोई पूछो हम कैसे रहे थे जेल में। उन आंटियों की गंदी नजरें हमने अपने ऊपर बर्दाश्त की थी। रेहान ने शिवम को घूरते हुए शिवा से कहा। शिवा भी सेम उसी की तरह शिवम को घूर रहा था। वो भी बोला, और उन आंटियों को हमने कितना सारा गाना भी तो सुनाया था। भूख के मारे पेट में चूहे बिल्ली कब्बाड़ी खेलने लगे थे, और इन्हें देखो ये महस्या कितने आराम से अपनी करतूत सबको बता रहे हैं। टिवनकल उनके बीच में खड़ी थी, इसलिए उसने दोनों की बातें सुनी थी। वो दोनों से बोली, फिलहाल आप दोनों अपना दुख दर्द यहाँ मत दिखाई, वरना कहीं शिवम अंकल ने सुन लिया और आप दोनों की शादी कैंसल करवा दी तो। अरे शुभ शुभ बोलो बहना, दोनों ने साथ में कहा। उनकी आवाज ऊंची हो गई थी, जिस वजह से सबने उनकी बात सुनी और सब उन्हें देखने लगे। शिखा ने कहा, शिवम तुम बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शिवम ने मानवी और रेहान को देखा और मनन से बोला, मनन मानवी रेहान को पसंद करती है, और अगर रेहान कोई गलती करता है तो हम हैं न उसकी गलती सुधारने के लिए। मेरी हाँ है, तुम छाया से पूछो। छाया ने कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जीजू, आपकी और दी का जो डिसीजन होगा वही मेरा भी डिसीजन होगा। रीटा ने आगे बढ़कर कहा, मनन मैं और रोहन मानवी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे, हमें अपनी बेटी दे दो। मनन ने एक बार सबको देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाँ देख सब मुस्कुरा दिए, पर रेहान तो खुशी से उछलने वाला था, पर सही वक्त पर शिवा और ट्विंकल ने उसे पकड़ लिया। मानवी भी खुश हो गई थी, वो मनन के गले लगते हुए बोली, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। मनन भी उसे खुश देखकर खुश हो गया था। उसने प्यार से मानवी के सिर पर हाथ फेरा, फिर सब से बोला, हमारा तो शॉर्ट आउट हो गया, पर आयान जीजू और सीड भाई का क्या? आयान ने कहा, मैं तो कह ही रहा हूँ, मुझे ट्विंकल को अपनी बहू बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और न ही मेरी क्यूटी पाई को है। हे ना क्यूटी पाई, कहते हुए उसने मीरा को देखा। मीरा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे अंश ने ट्विंकल को पसंद किया है, मुझे टिवनकल बहुत पसंद हैं। कहते हुए उसने टिया को देखा। टिया ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अंश तुम्हारा बेटा है मीरा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और शिवम और शिखा भी तो है, मेरी टिवनकल तुम्हारी बहू बनेगी, इससे ज्यादा और खुशी की क्या बात होगी हमारे लिए। कहते हुए उसने सीड को देखा। अब आखिरी फैसला सीड का था, पर उसके कुछ कहने से पहले शिखा ने कहा, इसकी हाँ है और कुछ? मैंने हाँ कब कहा बेबी? सीड ने झट से शिखा को देखते हुए कहा। शिखा ने जवाब दिया, पर मैंने हाँ कह दिया न, अब तुम्हारी हाँ की कोई जरूरत नहीं। आयान भी कुछ बोलने को हुआ कि शिखा ने फिर से कहा, अंश को तुम कहीं नहीं भेजोगे? अंश और ट्विंकल खुद समझदार है, जब दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब इनकी भी शादी करवा दी जाएगी। अंश तो खुशी के मारे उछल पड़ा, उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। वो भागते हुए शिखा के पास गया और उसे साइड से हग करते हुए बोला, थैंक यू सो मच मामी, आप बहुत अच्छी है। शिखा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रख दिया और कहा, आई नो मैं बहुत अच्छी हूँ। पर अंश की खुशी 4 लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सीड और अयान फिर से कुछ बोलने को हुए कि शिखा ने कहा, कुछ भी कहने से पहले अपने कांड याद कर लो, तुम दोनों अपनी जवानी तुम दोनों ने एंजॉय किया था न, तो अब अपने बच्चों को भी करने दो। उसने सीधा सीधा धमकी देते हुए कहा था, जिसे समझकर दोनों चुप हो गए थे, वरना अगर शिखा ने उनके कांडकर्म उनकी बीवियों को बता दिया तो दोनों की बसी बसाई गृहस्थी में आग लग सकती थी, जिसे बुझाने के लिए भी कोई नहीं आता। इनफैक्ट दोनों के सुपुत्र शिवा और अंश तो पेट्रोल छिड़कने का काम करते, सो अलग। अब सिर्फ शिवा और रेहान बचे थे, दोनों आंखें छोटी कर अंश को घूर रहे थे। वही अंश उनके बीच में खड़ी टिवनकल को देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर टिवनकल को झट से अपने पीछे छिपाते हुए बोले, पर टिवनकल को अंश पसंद नहीं है। भाई मैंने ऐसा कब कहा? टिवनकल ने चौंकते हुए उनके पीछे से कहा। शिवा और रेहान साथ में बोले, तुमने नहीं कहा पर हमने सुन लिया, तुम हमारी बहन हो, तुम्हारी दिल की बात हम बिना कहे ही समझ जाते हैं टिवनकल।
ट्विंकल ने दोनों को बेचारगी से देखा, फिर अंश को देखने लगी जो अब आंखें छोटी कर खा जाने वाली नजरों से शिवा और रेहान को घूर रहा था। शिखा ने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, ठीक है, फिर तुम दोनों की भी शादी कैंसल किया, पर क्यों? शिवा और रेहान हैरानी से बोले। भत्रा हाउस। सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। शिवा और रेहान मुंह लटकाए रेहान के कमरे में बैठे हुए थे। शिखा उनकी भी शादी कैंसल कहकर अपने रूम में चली गई थी, जिसके बाद एक एक कर बाकी सब भी चले गए। पर अंश तो उछल उछल कर डांस कर रहा था। उसने दोनों को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सीड टिया और ट्विंकल खुराना विला चले गए थे, पर शिवा यहीं रुक गया था। इधर शिखा वापस रूम में आई तो शिवम ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बीवी, तुमने उन बेचारों की भी शादी कैंसल कर दी, और जो उनकी वजह से हमारा रोमांस खराब हुआ वो उसका क्या? शिखा ने पलटते हुए कहा। शिवम उसके होठों पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं अभी तुम्हारा बिगड़ा हुआ मूड ठीक कर देता हूँ। शिखा उसकी बातों पर मुस्कुराई तो शिवम घिरे घिरे उसके होठों के करीब जाने लगा, पर इससे पहले कि दोनों के होठ मिल पाते हमेशा की तरह उन्हें डिस्टर्ब करने वाली टपक गई। मोहिनी एकदम से शिवम के पीछे प्रकट हो गई थी। उसने दोनों को देखा तो पलटकर शिखा को आवाज लगाई, शिखा। मोहिनी की आवाज सुनते ही शिखा ने एक बार हमेशा की तरह शिवम को जोर से धक्का दिया और खुद से दूर कर दिया। शिवम गिरते गिरते बचा था, पर इतने सालों में उसे भी आदत हो गई थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और बोला, फिर से दुल्हन आंटी आ गई क्या? शिखा ने हमें सिर हिलाया तो शिवम पैर पटकते हुए बेड पर जाकर पेट के बल लेट गया। वो बिल्कुल किसी नाराज बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। मोहिनी उसे देख धीरे से मुस्कुराए और शिखा से बोली, हमने प्रीति का एड्रेस ढूंढ लिया है, पर वहाँ कुछ अजीब सा है, मैं और राजेश वहाँ नहीं जा सकते हैं। शिखा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ, पर आप कब नॉक करके आना सीखेगी? मोहिनी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं दरवाजे को छू नहीं पाती हूँ तो नॉक कैसे करूँगी? तो चलकर आया कीजिए, ताकि आपकी पायल की आवाज़ सुनकर मुझे पता चल सके कि आप आ रही है। शिखा ने कहा तो मोहिनी ने सिर हिलाया और जाने को पलट गई। पूरे सास वाले गुण हैं इनमें, रोमांस भी नहीं करने देती हैं मुझे, शिखा ने बुदबुदाते हुए कहा। तभी मोहिनी बोली, सास हूँ तो सास वाले गुण तो होगे ही। शिखा उसकी बात सुन जल्दी से पलट गई। मोहिनी मुस्कुराए और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शिखा शिवम के पास गई और उसके ऊपर जाकर लेट गई। शिवम नाराजगी से बोला, इन आंटी को मुक्ति क्यों नहीं दिलाती तुम, हमेशा इन वक्त पर आ जाती हैं। शिखा उसके बालों पर किस करते हुए बोली, उनके कुछ अधूरे काम बाकी है अभी, जब तक वो उसे पूरा नहीं कर लेती तब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। शिवम ने सिर हिलाया और पलटकर शिखा को अपने नीचे कर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, वो फिर से तो नहीं आएगी न? शिखा ने अपने कंधे उचकाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, उनका जब मन करता है तब वो पधार जाती हैं, पर अभी गई है तो दोबारा नहीं आएगी, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। शिवम सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, फिर अपने टी शर्ट को उतारने लगा, पर शिखा ने एकदम से उसकी टी शर्ट को पकड़ लिया। शिवम मुंह बनाकर बोला, क्या हुआ, फिर आ गई क्या वो दुल्हन आंटी? शिखा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए नमे सिर हिलाया तो शिवम ने आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखा और कहा, अब आती है तो आने दो, पर मैं रुकूंगा नहीं। कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट उतारी और अपने और शिखा के ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। रेहान का कमरा। रेहान और शिवा बेड पर लेटे हुए थे, दोनों की नजरें सोफे पर सो रहे अंश पर थी। दोनों शिवी और मानवी के कमरे में उनसे मिलने न जा सके, इसलिए अंश अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उनके रूम में आ धमका था। दोनों ने उसे बेड पर जगह नहीं दी थी, पर अंश भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो जाकर सोफे पर फैलकर सो गया था। रेहान ने दरवाजे को देखा जिसकी कुंडी लगी हुई थी और उसके कुंडी पर एक घुंघरू लटका हुआ था। अंश ने अपना दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया था। उसने ही कुंडी पर घुंघरू बंधी थी ताकि रेहान और शिवा दरवाजा खोलने की कोशिश भी करे तो घुंघरू बज जाए और उसकी नींद खुल जाए। रेहान ने फिर से अंश को घूरते हुए कहा, ये कमीना खुद तो सो गया, पर हम कैसे सोए, मुझे अपनी जानेमन के पास जाना था।
मुझे भी मेरी रिद्धि के पास जाना था, शिवा ने कहा। रेहान उसकी बात पर बोला, भाई तू शिवी को रिद्धि क्यों बोलता है? अगर कभी उसने सुन लिया तो मैं उसे खुद ही सारी बातें बता दूंगा, बस सही वक्त नहीं मिल पा रहा है मुझे, शिवा ने कहा। रेहान बोला, ठीक है बता देना, पर अभी ये सोच इस अंश के बच्चे का क्या करे। शिवा कुछ सोचते हुए बोला, तेरे पास कोरोफ्रॉम है क्या? कोरोफ्रॉम सुनकर रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो सिर हिलाते हुए बोला, हाँ है न, कबर्ड में रखा है, अभी लाया। वो जल्दी से बैग से उठा और भागते हुए कोरोफॉर्म लाकर शिवा के हाथों में दे दिया। शिवा ने अपनी हैंकी निकाली और रेहान से बोला, मैं उसे बेहोश करता हूँ, अगर वो जाग गया तो तू उसके हाथ पैर पकड़ लेना। रेहान ने हमें सिर हिलाया और दोनों अंश के पास आ गए। शिवा ने हैंकी में कोरोफॉर्म डाला और अंश के मुंह पर डालने को हुआ कि अंश ने झट से अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने रेहान और शिवा का चेहरा दिखा। वो उठने को हुआ कि रेहान ने तेजी से उसके हाथ पकड़ लिए। अंश आंखें बड़ी कर दोनों को देखने लगा, पर जैसे ही वो कुछ बोलने को हुआ कि शिवा ने हैंकी उसके नाक पर रख दी। चड्डा बंगलों में शिखा। अगली सुबह भत्रा हाउस। रेहान और शिवा को तो कल रात बहुत अच्छी नींद आई थी। आखिर दोनों अपनी अपनी बंदी के साथ जो सोए थे, पर अंश का चेहरा देखने लायक था। सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रेहान और शिवा के चेहरे पर मुस्कान थी, पर अंश उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। उसके दोनों सालों ने उसे बेहोश जो कर दिया था। अंश की नज़र शिखा पर गई। शिखा को देखकर उसके दिमाग की बत्ती जली और वो बोला, मामी जी एक बात पूछूं? उसने बहुत सीरियस होकर कहा था, इसलिए सब उसे देखने लगे थे। शिखा ने हमें सिर हिलाया तो अंश ने कहा, मामी जी क्या सच में इन दोनों की शादी भी कैंसल हो गई है? अब इनकी शादी नहीं होगी। उसने शिवा और रेहान के तरफ इशारा करते हुए कहा। शिवा और रेहान भी शिखा को देखने लगे थे। शिखा ने दोनों को देखा, फिर अपना नाश्ता करते हुए बोली, तुम्हें क्या? मैं कल रात मजाक के मूड में लग रही थी। अंश ने जल्दी में नमे सिर हिलाया तो शिखा ने कहा, तो फिर कैंसल मतलब कैंसल? पर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? शिवा और रेहान ने रोनी सूरत बनाकर पूछा तो शिखा ने शिवी और मानवी से कहा, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारे भाई की शादी नहीं होगी तब तक तुम दोनों की भी शादी ना हो तो? दोनों लड़कियों ने जल्दी से नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक हमारे भाई की शादी नहीं होती है तब तक हम भी शादी नहीं करेंगे। क्यों? दोनों लड़कों ने फिर से पूछा, पर इस बार उसके जवाब में शिवम ने ताना मारते हुए कहा, दूसरों का घर उजाड़कर अपना घर कैसे बसा सकते हो दोनों ने घूरकर उसे देखा। इसके अलावा दोनों कुछ और कर भी नहीं सकते थे, इसलिए दोनों मन मसोस्त कर रह गए। दोनों ने फिर अंश को देखा। अंश के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। वो दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम पर चले गए। शिखा, आयान, सीध, शिवा, रेहान और अंश एसएस इंडस्ट्री में थे। सारे बैठे प्रीति से निपटने के बारे में सोच रहे थे। राजेश और मोहिनी भी वहीं खड़े थे। तभी वहां अवध आया और बोला, मैडम आपने जो कहा था मैंने पता कर लिया। शिखा ने उसे बोलने का इशारा किया तो अवध ने कहा, प्रेम चड्डा इंडस्ट्री का मालिक, वो प्रदीप का पोता है और उसी की तरह दिखता भी है, और प्रीति उसकी पोती प्रदीप का बेटा भी है जो आपसे बदलना लेना चाहता है। चड्डा इंडस्ट्री, ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, अंश ने कहा तो सीध ने कहा, हाँ पर बेबी के लिए नहीं है। कहते हुए उसने शिखा को देखा। बाकी सारे लोग भी शिखा को देखने लगे थे। शिखा कुछ सोचते हुए बोली, सीध, चड्डा इंडस्ट्री के जितने हो सके उतने शेयर खरीद लो, वो न बेचे तो माफिया को इन्फॉर्म करो, चड्डा इंडस्ट्री की नींव कमजोर करो जिससे वो बौखला जाए और गलती करे। सीध ने हमें सिर हिलाया, फिर कुछ सोचकर बोला, पर हमें एक बार उनके बंगलों में भी जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रदीप इतनी आसानी से अपने शेयर बिकने देगा। एक बार हमारे हाथ उसकी कंपनी के पेपर आ जाए फिर हम उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। शिखा ने उसकी बात पर शिवा और रेहान को देखा। दोनों उसकी बात बिना कहे ही समझ गए और बोले, हम रेडी हैं, आज रात को ही हम जाएंगे। अंश झट से बोला, मैं भी चलूंगा, मुझे भी एडवेंचर करनी है।
दोनों ने उसे आईब्रो उठाकर देखा और एटीट्यूड से बोले, ऐसे काम बड़े और समझदार लोग करते हैं। तो आप दोनों क्यों जा रहे हो? अंश ने पटाख से कहा। शिवा और रेहान उसे दांत पिसते हुए देखने लगे। राजेश और मोहिनी मुस्कुरा दिए। आयान ने कहा, ये रिस्की हो सकता है, हमें भी इनके साथ जाना चाहिए। राजेश जी ने कहा, सही कह रहा है ये, बहू रानी आपको भी इनके साथ जाना चाहिए। उस घर में कुछ तो अजीब सा है जिसे ये लोग नहीं देख समझ सकते हैं। शिखा ने सिर हिलाया और कहा, मैं और अवध भी जाएंगे और अंश तुम भी चलोगे। अंश ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया और सब रात को दुर्गा के बंगलों में जाने का प्लान बनाने लगे। रात का वक्त, पांचों बंगलों के बाहर खड़े थे। सबने जीन्स और स्वीट शर्ट पहन रखा था। पांचों दो टीम में बट गए। एक टीम में शिवा, रेहान और अंश थे और दूसरे टीम में अवध और शिखा। पांचों के कान में ब्लूटूथ था और पांचों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट थे। शिखा ने तीनों को लेफ्ट से जाने का इशारा किया और खुद अवध के साथ राइट से बंगलों के अंदर चली गई। अंश ने गेट के पास ही पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। बाकी चारों ने मिलकर गेट के पास खड़े गार्ड को बेहोश कर दिया था। सारे लोग बंगलों के अंदर गए तो उन्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। रेहान अंधेरे में ही देखने की कोशिश करते हुए बोला, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भाई? अंश ने जवाब दिया, चुड़ैलों को अंधेरा ही पसंद होता है। अबे साले, वो तेरी नानी माँ है, थोड़ी तो इज्जत से बात कर ले तू। रेहान ने कहा तो अंश उसकी बात पर बोला, काहे की नानी, उन्हें मम्मा से कोई प्यार व्यार नहीं था, सुना था ना आपने उस दिन? यकीन नहीं आता, ऐसी भी औरतें होती हैं इस दुनिया में। शिवा ने दोनों को शांत रहने का इशारा किया और तीनों सेकंड फ्लोर पर चले गए। शिवा ने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। देखने से ही मालूम हो रहा था कि वो स्टडी रूम है। शिवा ने अंश और रेहान को इशारा किया और तीनों उस कमरे में चले गए। अवध को मिली लड़की, चड्ढा बंगलो। अंश, रेहान और शिवा तीनों उस कमरे में गए। उनका शक सही था, वो स्टडी रूम ही था। एक बड़ी टेबल पर कई सारे फाइल थी तो उसके पीछे वाले दीवार पर कई सारी फाइल और किताबें रखी हुई थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से अपने काम में लग गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ही अंश के हाथ में एक फाइल लग गई। उसने खोलकर देखा तो पाया कि वो चड्ढा इंडस्ट्री की फाइल थी। उस पर चड्ढा इंडस्ट्री के सारे शेयर होल्डर के नाम लिखे हुए थे। अंश ने रेहान और शिवा को इशारा किया तो दोनों ने आकर उस फाइल को देखा। रेहान अंश को शाबाशी देते हुए बोला, वाह तू तो बड़ा काम का निकला। अंश अपने बालों में उंगली फेरते हुए बोला, काम का निकला नहीं, मैं काम का ही हूँ। आज ही आपको पता चला तो मैं क्या करूँ? बाहर देखा था ना, मैंने ही सीसीटीवी को हैक किया था। रेहान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है, चल, खुद की इतनी तारीफ नहीं करते वरना डायबिटीज हो जाएगी। चल अब निकलते हैं यहाँ से हम। शिवा उन्हें रोकते हुए बोला, ऐसे कैसे चले जाएंगे हम? ये ओरिजिनल पेपर है, हम इसे लेकर जाते हैं तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका फोटोकॉपी निकाल लेते हैं। रेहान आसपास देखते हुए बोला, भाई कल को उन्हें पता चलना ही है, फिर ये सब क्यों पकड़े गए, न तो बहुत पीटेंगे हम। अंश ने प्रिंटर दिखाते हुए कहा, वहाँ प्रिंटर है। शिवा जल्दी से प्रिंटर के पास गया और उस पेपर की फोटोकॉपी निकालने लगा। रेहान बार बार टाइम देख रहा था। अंश ने उसे देखा तो कहा, आपको इतना डर लगता है तो आप आए ही क्यों थे? रेहान ने कहा, डर नहीं लग रहा बेसाले, मुझे एक नंबर आई है, वो भी बहुत जोरों की। डर की वजह से अंश ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। रेहान ने उसे घूरकर देखा तो अंश ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ऐसे आंखें मत दिखाए मुझे, बाहर जा कर लेना आप। शिवा ने जल्दी से प्रिंटर बंद किया और ओरिजिनल पेपर को वापस उसकी जगह पर रखकर उनके पास आकर चलने को कहा। तीनों वहां से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाने लगे। शिखा और अवध दोनों नीचे वाले फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे थे। अवध चारों तरफ देखते हुए बोला, मैडम यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। शिखा भी चारों तरफ देख रही थी। वो बोली, हम एक काम करते हैं, हम पीछे जाकर देखते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ हो। अवध ने सिर हिलाया और दोनों हॉल से निकलकर गार्डन के तरफ जाने लगे। तभी शिखा को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
वो चलते चलते रुक गई थी और अपने पैरों को घिरे घिरे फर्श पर पटक रही थी। अवध ने उसे देखा तो कहा, मैडम आप क्या कर रही है? शिखा नीचे के तरफ इशारा करते हुए बोली, नीचे कुछ है अवध। अवध ने भी उसकी बात सुन अपने पैर घिरे घिरे पटके तो उसे भी एहसास हुआ कि जैसे नीचे कोई कमरा हो। अवध ने कहा, सही कह रही है आप, नीचे कुछ तो है, पर हम वहां जाएंगे कैसे? यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। शिखा आसपास देखते हुए बोली, गौर से देखो अवध, कुछ जरूर मिलेगा। अवध ने सिर हिलाया और दोनों आसपास देखने लगे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद अवध ने एक पायल को देखा जो वहीं दीवार के नीचे दबा हुआ था। अवध ने शिखा को आवाज लगाई तो शिखा ने अभी आकर उस पायल को देखा। उस दीवार के पास कोई दरवाजा नहीं था, पर वो पायल आधी ही दिख रही थी। उस पायल का आधा हिस्सा उस दीवार के नीचे था। शिखा और अवध ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाकर उस दीवार के आसपास देखने लगे। तभी तीनों भी वहां आ गए। अवध ने उन्हें भी रास्ता ढूंढने को कहा तो वो तीनों भी रास्ता ढूंढने लगे। शिखा का ध्यान उस दीवार पर लगे बड़े पेंटिंग पर गया। उसने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, ये प्रदीप तो सच का प्रेम चोपड़ा निकला। पुरानी फिल्मों की तरह इस पेंटिंग को हिलाने डुलाने पर कोई रास्ता निकलेगा क्या? शिवा ने कहा, हो सकता है उसे प्रेम चोपड़ा बहुत पसंद था। अंश उस पेंटिंग के कोने पर हाथ रखते हुए बोला, इसलिए उसने इस बार अपना नाम प्रेम चड्डा रख लिया। वो गिरने को हुआ कि शिवा और रेहान ने उसे पकड़ लिया। पांचों ने उस पेंटिंग को देखा जो अपनी जगह से हट गया था और उसके साथ ही वो दीवार भी एक तरफ से अंदर की तरफ खुल गया था। शिवा ने उस पेंटिंग को पकड़कर और खसकाया तो वो दीवार पूरी तरह से खुल गया। उस दीवार से लगकर ही एक सीढ़ी नीचे के तरफ लगी हुई थी। पांचों ने अपने फोन का फ्लैश लाइट ऑन किया और सीढ़ियों से अंदर जाने लगे। अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। सब अपने फोन की फ्लैश लाइट से इधर उधर देख रहे थे। तभी अंश की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो शिखा से घबराया सा बोला, मामी जी, वो क्या है? अंश के कहने पर सबने सामने दीवार को देखा जिस पर कई सारी बोतल रखी हुई थी और वो सारी बोतल काली थी जिन पर ढक्कन लगा हुआ था। उसके पास ही एक काला घेरा बना हुआ था जिसे देखकर शिखा, शिवा और अवध समझ गए थे। उन्होंने ऐसा शकल पहले भी देखा था। शिवा उस शकल को देखते हुए सख्त भाव से बोला, प्रदीप फिर से काला जादू कर रहा है, पर इस बार उसके पास किसकी आत्मा है? इस बार वो क्या करने वाला है? शिखा ने कहा, आसपास अच्छे से देखो, शायद कुछ और भी मिल जाए। सबने सिर हिलाया और फिर से ढूंढने लगे कि अवध की नज़र एक बेहोश लड़की पर गई। अवध ने चारों को आवाज लगाया तो चारों उस लड़की को देखने लगे। चड्डा बंगलो। पांचों उस बेहोश लड़की को देख रहे थे। अंश ने उस लड़की को देखा तो कहा, ये तो नैना मासी है, मम्मा की फ्रेंड। रेहान ने याद करते हुए कहा, नैना मतलब ये वो है जिससे मामा की शादी की बात चल रही थी, यही मामा जी को पसंद करती है न? अंश ने हमें सिर हिलाया तो अवध ने दोनों की बातें इग्नोर कर शिखा से बोला, ये लड़की यहाँ किस लिए है? शिखा ने नैना को गौर से देखा और कहा, ठीक से देखो इसे, इसके गाल पर आंसू के निशान हैं, बहुत रोई है ये। रेहान और अंश ने गौर से नैना को देखा। फिर रेहान ने कहा, वाओ, क्वीन की आंखें इस उम्र में भी कितनी तेज है, उल्लू की तरह इतने अंधेरे में भी इन्हें मीज नैना के आंसू दिख गए। शिखा ने उसे घूरते हुए कहा, ये कॉम्प्लीमेंट था या मेरी उम्र का मजाक बना रहे हो तुम? रेहान जल्दी से बोला, मैं तारीफ ही कर रहा था क्वीन, आप इस उम्र में भी कितनी फिट हो, क्या लगती हो आप? शिवा ने उसे चुप कराते हुए कहा, उनकी तारीफ बाद में करना, पहले निकलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अंश नैना को देखते हुए बोला, इन्हें भी ले जाएंगे या यहीं छोड़ देंगे? शिखा पलटकर जाते हुए बोली, उठाओ इसे, ये भी हमारे साथ जाएगी। शिखा की बात सुन चारों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। अंश अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, मुझे मत देखिए, मैं नहीं उठाने वाला इन्हें, मैं आप सब में सबसे छोटा हूँ, बच्चे को ऐसे काम देते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? कहते हुए वो वहां से शिखा के पीछे निकल गया। रेहान गौर से नैना को देखते हुए बोला, ज्यादा वजन नहीं होगा इनका, बहुत खूबसूरत है।
पर मुझसे बहुत बड़ी है, और तो और मैंने मानवी से वादा किया है कि मैं किसी और लड़की को देखूंगा भी नहीं, तो भला इन्हें छूकर उठा कैसे सकता हूँ मैं। रेहान को अपने कदम पीछे लेते देखकर शिवा ने भी कहा, मैंने भी शिवी से वादा किया था, मैं भी उससे किया वादा तोड़ नहीं सकता। अब दोनों लड़के अवध को देखने लगे थे। अवध ने दोनों को देखा, फिर सिर हिलाकर नैना को अपने गोद में उठा लिया। उसे नैना को उठाते देख शिवा और रेहान ने एक दूसरे को ताली दी, फिर मुस्कुराकर वहां से निकल गए। सब गार्डन में आए और वापस अपनी कार के तरफ जाने लगे। शिखा और अवध आगे आगे जा रहे थे, वहीं उनके पीछे पीछे शिवा, अंश और रेहान जा रहे थे। रेहान बहुत धीरे धीरे चल रहा था। उसकी धीमी चाल देखकर शिवा ने कहा, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों चल रहा है, जल्दी चल न। रेहान अपनी कानी उंगली दिखाते हुए बोला, भाई और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तू चल, मैं हल्का होकर आता हूँ। अंश ने कहा, मैं भी आता हूँ। रेहान ने सिर हिलाया और तो दोनों जाने लगे। शिवा उनके पीछे पीछे जाते हुए बोला, तुम दोनों थोड़ी देर और कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या? तब से कंट्रोल ही करके था न, अब और नहीं हो रहा है तो क्या करूं? रेहान ने कहा तो शिवा ने अंश से कहा, और तुमको भी देखा देखी आ गई क्या? अंश अपने दांत चमकाते हुए बोला, देखा देखी नहीं, सुना सुनी, सून कर आ गई मुझे भी, तो क्या कर सकता हूँ। रेहान चारों तरफ देखते हुए बोला, पर करे कहा, अरे इतनी सारी जगह है, कहीं भी कर लो। अंश ने कहा तो शिवा मुस्कुराते हुए बोला, इधर उधर क्यों करना, जब कर ही रहे हो तो वहाँ करो ना। दोनों ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो दोनों के होठों पर शरारती मुस्कान तैर गई। थोड़ी देर बाद तीनों स्विमिंग पूल के पास खड़े थे। इधर कार में अवध ने नैना को बैक सीट पर लेटाया और शिखा से बोला, मैडम ये तीनों कहाँ रह गए? तभी तीनों वहां आ गए। शिखा ने तीनों को देखते हुए उनसे पूछा, कहाँ थे तुम तीनों? तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अंश ने कहा, मामी जी वो नेचर का इम्पोर्टेंट कॉल था, जाना जरूरी था इसलिए। शिखा ने सिर हिलाया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसके साथ शिवा भी आगे बैठ गया। अंश ने अवध से कहा, अंकल आप खड़े क्या हो, चलो जल्दी निकलते हैं, बैठो जल्दी से, इससे पहले कि कोई आ जाए। अवध जानता था वो मना करेगा, तब भी अंश और रेहान मानने वाले में नहीं थे। अवध मजबूर होकर कार के बैक सीट पर बैठ गया। उसके एक तरफ नैना बेहोश बैठी हुई थी, दूसरी तरफ अंश आकर बैठ गया और उसके बाद रेहान भी बैठ गया। शिखा ने एक नज़र बंगलों को देखा, फिर कार स्टार्ट कर वहां से निकल गई। अवध नैना के बहुत करीब बैठा था। अंश और रेहान जानबूझकर उसे और घसकने को बोल रहे थे, जिससे अब अवध को गुस्सा आने लगा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने घूरकर दोनों को देखा तो दोनों अपनी दांत चमकाते हुए बोले, आपकी ही है, सोच क्या रहे हो, गोद में लेकर बैठ जाओ, हम आंखें बंद कर लेते हैं। अब एक शब्द कहा न दोनों में से किसी ने तो उसे यहीं कार से उतार दूंगा, अवध ने दोनों को वार्निंग देते हुए कहा। उसकी वार्निंग सुनकर दोनों चुप हो गए और शांत होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद शिखा ने अपनी कार भत्रा हाउस के अंदर घुसाई। उसने कार रोकी तो सब कार से बाहर निकल आए। शिवा ने कार में बेहोश नैना को देखते हुए कहा, इन्हें अंदर लेकर जाना है क्या, अगर किसी ने देख लिया तो? शिखा ने अवध से कहा, अवध इसे अपने रूम में लेकर जाओ, कल जब इसे होश आ जाएगा तब बात करेंगे इससे, और ध्यान रखना कोई इसे देख न पाए, खास कर मेरा, इसे देख न पाए। शिखा ने एक नज़र नैना को देखा, फिर बिना अवध की बात सुने वो घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे तीनों लड़के भी जल्दी से घिसक लिए, वरना अब अवध उनकी अच्छी खासी क्लास लगा देता। अवध ने एक गहरी सांस ली और नैना को गोद में उठाकर अपने रूम में आ गया। उसने उसे बेड पर लेटाया, तब उसकी नज़र नैना के गाल पर बने लाल निशान पर गई। वो निशान किसी के थप्पड़ का था। अवध ने उसके चेहरे पर आए बालों को साइड किया तो उसकी आंखों के सामने नैना का खूबसूरत चेहरा आ गया और वो कुछ पल को उसे देखता ही रह गया। अगली सुबह चड्ढा बंगलो। प्रदीप का बेटा पवन गुस्से से हॉल में रखी सारी चीजें तोड़-फोड़ रहे थे। उनके पीछे प्रीति और प्रेम खड़े थे। पवन गुस्से से टेबल पर लात मारते हुए बोले, तुम दोनों यहीं थे, पर तुम दोनों में से किसी को खबर तक नहीं हुई,
शिखा और शिवा आए और मेरी नैना को लेकर चले गए और तुम दोनों घोड़े बेचकर सोते रह गए। प्रीति ने कहा, रिलैक्स डैड, नैना चली गई तो कोई और आपको मिल जाएगी, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। पवन गुस्से से बोले, कोई और मिल जाती तो मैं क्यों नैना के लिए इतना पागल होता और ओवर रिएक्ट करते नजर आ रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी बेवकूफ़ी के वजह से ही शिखा को हमारा एड्रेस मिला, वरना वो जिंदगी भर हमें ढूंढती रह जाती, फिर भी हमें ढूंढ नहीं पाती। प्रीति अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, ठीक है, हो गई गलती मुझसे, पर आपकी सिक्योरिटी कैसी है? आपने तो कहा था कि आपकी मर्जी के बिना यहाँ कोई पर भी नहीं मार सकता है, तो फिर वो लोग आकर चले भी गए और आपके गार्ड सोते रह गए। मतलब मेरी गलती है, तुम मुझसे अपने बाप से जुबान लड़ा रही हो। कहते हुए पवन गुस्से से उसके पास आई कि प्रेम बीच में आते हुए बोला, काम डाउन, हो गया सो गया, अब आगे क्या करना ये सोचना चाहिए हमें। पवन ने उसे घूरते हुए कहा, तो फिर सोचो और अपनी बहन को समझाओ कि मेरे से जुबान न लड़ाए, वरना बहुत बुरा होगा इसके साथ। कहते हुए उसने गुस्से से प्रीति को देखा, फिर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चले गए। उसके जाने के बाद प्रीति ने गुस्से से कहा, भाई ये आपका बेटा इतना गुस्सा क्यों करता है? माना मैं और आप इनके बच्चे हैं, पर उससे पहले तो ये आपका बेटा है न। प्रेम अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, मेरे मरने के बाद शिखा ने इसका भी बिजनेस बर्बाद कर दिया था। उस वक्त इसने बहुत मुश्किल से खुद को और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाया था। प्रीति याद करते हुए बोली, इनका तो आपसे पहले भी एक बेटा था ना, मर गया था वो। उसकी मौत का जिम्मेदार भी ये शिखा को मानता है, इसलिए उससे इतनी नफरत करता है। शिखा ने इसे पूरी दुनिया के नजरों से छिपने पर मजबूर कर दिया था। उसने इसे बहुत ढूंढा था, पर ये बहुत मुश्किल से उसकी नजरों से छिपे रहे। प्रेम ने कहा और गार्डन में बने स्विमिंग पूल में चला गया। प्रीति भी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे कमरे में आए 10 मिनट ही हुए थे कि प्रेम की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बालकनी में जाकर देखा तो प्रेम स्विमिंग पूल के बाहर सिर्फ अपने बॉक्सर में खड़ा था। वो पूरी तरह भींगा हुआ था और नौकरों पर चिल्ला रहा था। दरअसल कल रात शिवा, रेहान और अंश तीनों स्विमिंग पूल में ही हल्के हुए थे। प्रेम जब पानी में उतरा तो उसे कुछ अजीब सी स्मेल आई, पर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि स्विमिंग पूल में सिर्फ पानी नहीं है, इसलिए वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। प्रीति ऊपर से देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्यों प्रेम नौकरों पर चिल्ला रहा है। उसने अपने कंधे उचकाए और वापस रूम में आ गई। वही प्रेम गुस्से से बोला, शिव तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आहा। उसने जोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर पास खड़े सारे नौकर डर से पीछे हो गए। भत्रा हाउस, सारे लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। अवध भी ब्रेकफास्ट करने आया कि रेहान ने कहा, मामा जी आप यहाँ क्यों आ गए? आपकी तबीयत खराब थी न? जाइए आप अपने रूम में रेस्ट कीजिए, मैं आपका ब्रेकफास्ट आपके रूम में लेकर आता हूँ। अवध ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं यही नाश्ता कर सकता हूँ। वो चेयर पर बैठने को हुआ कि अंश ने कहा, हम जानते हैं अंकल आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर अभी आपको अपने रूम में ही नाश्ता करना चाहिए। लीजिए मैंने खाना निकाल दिया है, आप जाइए और आराम से रिलैक्स होकर एंजॉय करते हुए खाइए। रोहन ने अंश के हाथ में 2 प्लेट देखा तो कहा, अंश, अवध को तुम 2 प्लेट क्यों दे रहे हो? वो इतना सारा खाना नहीं खाता। अंश ने बचते हुए कहा, वो अंकल इनकी तबीयत खराब है न, इसलिए ये ज्यादा खाना खाएंगे तभी तो इन्हें एनर्जी मिलेगी और ये जल्द से जल्द ठीक हो पाएंगे। रीटा उनकी बात सुन चिंता करते हुए अवध से बोली, भाई आपकी तबीयत खराब है, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हो ना? रेहान उसके बगल में ही बैठा था। वो रीटा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, मॉम, मामा जी ठीक है, बस कल इन्हें थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए तो अंश इन्हें इतना सारा खाना दे रहा है। आप टेंशन मत लो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। उसने अवध को इशारा किया तो अवध सिर हिलाते हुए बोला, रीटा, रेहान सच बोल रहा है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी सी फील हो रही थी। खाकर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रीटा ने सिर हिलाया तो अवध ने घूरकर रेहान और अंश को देखा, फिर अंश के हाथ से दोनों प्लेट लेकर अपने रूम में आ गया। उसके जाते ही रेहान और अंश सबसे मुंह छिपाकर हंसने लगे थे। दोनों ने ठान लिया था अब तो वो दोनों अवध की शादी नैना से करवा कर ही मानने वाले थे।
अवध रूम में आया और टेबल पर दोनों प्लेट रखकर दरवाजा बंद करने चला गया। तभी उसके कानों में डोर खुलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसकी सांसें अटकने को हो आई थी। वो मुंह खोले नैना को देख रहा था, जो वॉशरूम से नहा कर आई थी। उसने इस वक्त अवध की टी शर्ट और उसके नीचे टॉवल लपेट रखा था। नैना के बाल गिले थे जिन्हें वो टॉवल से सुखा रही थी। उसका ध्यान अवध पर नहीं गया था, पर अवध तो बिना पलके झपकाए उसे घूर रहा था। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.